गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपके अपने इस उत्साह चैनल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लेके आए हैं मनोविज्ञान की एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जो कि हमने कल भी 20 क्वेश्चंस किए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज फिर से लेकर मैं संदीप कुमार आपके सामने हाजिर हूँ। देखते हैं मनोविज्ञान का पहला प्रश्न। शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक आश्रित चर है? क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा एक आश्रित चर है शिक्षण के संबंध में। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? शिक्षण की व्यूह रचना से लिया गया है। शिक्षण के संबंध में शिक्षण के चर कितने होते हैं? शिक्षण के चर होते हैं 3। पहला चर कौन सा होता है? स्वतंत्र चर। दूसरा चर कौन सा होता है? आश्रित चर। और तीसरा चर कौन सा होता है? मध्यस्थ चर। देखो, चर होते हैं 3। पहला चर होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर, तीसरा होता है मध्यस्थ। स्वतंत्र में क्या आता है? शिक्षक आता है। और इसमें आता है आश्रित में छात्र या विद्यार्थी। मध्यस्थ में आता है पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा एक आश्रित चर है? शिक्षक तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर हो जाएगा। छात्र हो जाएगा आश्रित चर। राइट आंसर क्या होगा? ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर का अन्य शिक्षण स्तरों का आधार पूछा है, आधार प्रदान करता है? शिक्षण के स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो शिक्षण के स्तर के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला कौन सा होता है? स्मृति स्तर। सेकंड होता है बौद्ध स्तर। और तीसरा होता है चिंतन स्तर। अगर स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकारों में मैंने पहला लिखा है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बौद्ध स्तर, तीसरा होता है चिंतन। स्मृति स्तर किसने दिया था? J.F. हर्बर्ट ने। ये रटने पर जोर देता है। बौद्ध स्तर क्या होता है? बौद्ध स्तर किसने दिया था? मॉरिसन ने। और लास्ट में बचा चिंतन स्तर। चिंतन स्तर किसने दिया था? विंग व हैंट ने। अब बात देखी जाए तो स्मृति स्तर की, स्मृति स्तर केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देता है। और बौद्ध स्तर बोध एंड प्रयोग पर बल देता है। और चिंतन स्तर किस पर बल देता है? चिंतन, विश्लेषण, मूल्यांकन एंड संश्लेषण बल देता है। अगर इसमें अधिगम की प्रक्रिया को देखा जाए और अभिप्रेरणा के भाव को देखा जाए तो स्मृति स्तर में बाह्य अभिप्रेरणा होती है, बौद्ध स्तर में आंतरिक और बाह्य दोनों होती हैं, और चिंतन स्तर में केवल और केवल आंतरिक होती है। तो क्वेश्चन का क्या? आधार स्तर। आधार स्तर मतलब 1 नंबर वाला स्मृति स्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। I.K. डेविस ने शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया। कितने कार्यों का सुझाव दिया है? 4 कार्यों का सुझाव दिया। निम्नलिखित में से कौन सा चारों कार्यों का सही तार्किक क्रम पूछा? I.K. डेविस ने शिक्षण के सोपान बताए थे। I.K. डेविस शिक्षण के सोपान कितने बताए थे? 4। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? बताओ, पुस्तक का नाम क्या था? बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। ए, बी आंसर। पुस्तक का नाम पूछा मैंने। बी। हाँ, मनोविज्ञान की दूसरी क्लास है। देखो, पुस्तक का क्या नाम था? शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें इसने 4 सोपान बताए थे। पहला सोपान क्या था? प्लानिंग। पहला सोपान था प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? पाठ्य वस्तु हो चाहे उद्देश्य हो, उनका क्या किया जाता है? कार्यों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। दूसरा क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, विषय वस्तु का निर्धारण तो कर लिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए
क्या चुना जाता है, सहायक सामग्रियों का चुनाव किया जाता है। उसी के साथ कौन कौन सी शैली होंगी, वो होगा ऑर्गेनाइजिंग में। 3 नंबर क्या होगा, मोटिवेशन, अग्रसरण, शिक्षक छात्र को अभिप्रेरित करेगा। और 4 नंबर में क्या होगा, छात्र ने कितना नॉलेज प्राप्त किया है उसका क्या किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, कितना क्या मूल्यांकन किया जाएगा। पहला होगा प्लानिंग, नियोजन, देखो नियोजन कहाँ है, नियोजन ये रहा और ये रहा नियोजन। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, उसके बाद अग्रसरण, मोटिवेशन, उसके बाद कंट्रोलिंग, नियंत्रण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वाटसन व्यवहारवादी, जॉन डेवी संरचनावादी, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। शाबाश, इसका आंसर बताओ। देखो वाटसन व्यवहारवादी राइट आंसर है, क्योंकि वाटसन ने 1925 में व्यवहारवाद की स्थापना की थी। जॉन डेवी संरचनावादी, जॉन डेवी संरचनावादी नहीं थे, जॉन डेवी क्या थे, प्रकार्यवादी थे। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी थी। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, जॉन डेवी ने। और जॉन डेवी की पुस्तक का क्या नाम था, स्कूल एंड सोसाइटी। और जॉन डेवी ने और क्या बताया था, शिक्षा का त्रिमार्गीय फॉर्मूला बताया था, जिसमें पहला क्या था, शिक्षक था, शिक्षक के बाद क्या था, छात्र, फिर पाठ्यक्रम। और इसने छात्र को क्या बताया था, सक्रिय विद्यार्थी बताया था। और शिक्षक को क्या बताया था, ईश्वर का प्रतिनिधित्व दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी थी, जिसमें 4 क्या बताए थे, विकास की अवस्था बताई थी, संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वर्दीमर कौन था, गेस्टाल्टवादी था। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्णाकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं है, सही जॉन डेवी संरचनावादी, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब संरचनावादी कौन था, विलियम वुंट और टिचनर को संरचनावादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। शिक्षा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता की पूर्णता की विकास करती है, यह कथन किसका है। यह परिभाषा अब की बार स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछी गई है, बार बार डेफिनेशन पूछी जाती हैं। और हर बार मैं आपको एक ही बात कहता हूं, साइकोलॉजी में वैसे तो डेफिनेशन कम से कम 273 एंड 275 डेफिनेशन है, सारी कंप्लीट डेफिनेशन याद नहीं होती हैं। कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो बार बार एग्जाम में पुट होती हैं, बार बार एग्जाम में रिवाइज होती रहती हैं, तो आपको वही डेफिनेशन देखनी है जो बार बार एग्जाम में रिवाइज हो रही है। शिक्षा के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी डेफिनेशन, एक तो देखनी है आपको स्वामी विवेकानंद की, और कौन सी देखनी है, उसके साथ महात्मा गांधी की। 2 ही डेफिनेशन देखनी है, दोनों में से ही क्वेश्चन आ जाए लगभग। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन स्वामी विवेकानंद की है। और महात्मा गांधी की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, शिक्षा का तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। अंतर्निहित अभिव्यक्ति होगी जो मस्तिष्क में होगी, शरीर में होगी और आत्मा में पूर्ण विकास की अभिव्यक्ति होगी। वो डेफिनेशन किसकी है, महात्मा गांधी की। आपको डेफिनेशन 2 ही देखनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, क्या पूछा है, विकास के संबंध में गलत कथन पूछा है। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, सही है। तो विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील प्रक्रिया, क्योंकि प्रगतिशील होती है, उत्तरोत्तर होती है, कर्मिक होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलता रहता है, यह परिपक्व अवस्था तक चलता है। विकास परिपक्व अवस्था तक नहीं चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, अभिवृद्धि चलती है परिपक्व अवस्था तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये तो इजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। संज्ञानात्मक कौन सी होती है, मानसिक क्रियाएं, जैसे चिंतन करना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय, समस्या समाधान, तर्क, स्मृति, ये होती हैं। शामिल नहीं किया जा सकता। पूछा क्या, चिंतन भी एक
चिंतन कौन सी प्रक्रिया है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया। प्रत्यक्षीकरण भी होती है, स्मृति भी होती है। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता नहीं होगी, परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन सर। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट नॉर्मेटिव रिस्क क्या है? देखो, एरिक एरिक्सन कौन था? एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में इसने कितनी अवस्था बताई थी? 8 अवस्था बताई थी। और एरिक एरिक्सन को मनो सामाजिक विकास सिद्धांत देने तो दिया ही था। इसी के साथ इसको क्या कहा जाता है? इगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इगो मनोवैज्ञानिक कौन है, इगो मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? एरिक एरिक्सन को कहा जाता है। एरिक एरिक्सन ने कितनी अवस्था बताई थी? एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्था बताई थी। 8 अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन सी थी? विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था, जो कि कितने वर्ष तक? जन्म से 1.5 वर्ष तक। दूसरी कौन सी थी? स्वायत्ता बनाम लज्जा की अवस्था, जो 1.5 से 3 वर्ष तक थी। तीसरी अवस्था कौन सी? पहल बनाम अपराध वाली अवस्था। पहल बनाम अपराध वाली अवस्था कितने वर्ष तक थी? जो कि 3 से 5 वर्ष तक। उसके बाद परिश्रम बनाम हीनता वाली अवस्था थी, जो 5 से कहां तक थी? 12 वर्ष तक। 6 से 12 मान सकते हो, 5 से 12 मान सकते हो। अगली अवस्था कौन सी थी? पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, जो कि किशोरावस्था में आती है। कहां से थी? 12 से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन क्या पूछा है? किशोरावस्था की पूछी है, तो कौन सी हो जाएगी? विश्वास बनाम अविश्वास कितनी हो जाएगी? जन्म से 1.5 वर्ष वाली। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसकी बुक का क्या नाम था? इसके बुक का नाम था बचपन और समाज। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? ब्रिजेज ने क्या कहा था? ब्रिजेज ने संवेगात्मक विकास के बारे में बताया था। ब्रिजेज ये कहता है कि बालक में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता। जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता। जब बालक 2 साल का होता है तो उसमें क्या आती है? उत्तेजना आती है। ब्रिजेज ने संवेगात्मक विकास बताया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ आप। क्या दे रखा ऑप्शन? विकास दे रखा है, परिवर्तन दे रखा है, समायोजन दे रखा है, स्थिरता दे रखी है। इसका आंसर बताओ। शाबाश, बी। ए बी, बी ज्यादा आ रहा है। जब हम व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व में पढ़ते हैं टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी शानदार होता है। सबसे शानदार कौन सा होता है? टाइप बी। देखो, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या होगा? एक डेफिनेशन आती है विंग व हंट की। एक स्टेटमेंट दिया था, क्या कहता है? किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वो क्या है? परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये एक स्टेटमेंट है विंग और हंट का। नेक्स्ट, जे मैकिनन के द्वारा बच्चों के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दूसरों से मिलने से झिझकते हैं, जिससे संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने शायद नया क्वेश्चन होगा, क्योंकि सामाजिक विकास पढ़ते हैं तो सामाजिक विकास में एक नया नाम आता है जे मैकिनन। ये स्कूल लेक्चरर शायद 2014 में पूछा गया था। जे मैकिनन ने 2 से 9 वर्ष के बालकों पर एक विशेष अध्ययन किया था, जिसमें से क्या बताया था कि बालक के सामाजिक विकास, सामाजिक व्यवहार होता है बालक का, उसकी रीत में अगर परिवर्तन करना है तो हम उसकी रीत में, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसने 4 बताए थे। पहला कौन सा बताया था? 4 प्रकार बताए थे। चारों में देखो एक अलग अलग कैटेगरी बताई थी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये था कि ऐसा ऐसा था। पहला था प्रत्याहार, दूसरा था समानुरूप, और तीसरा था हीन बालक। पहला कौन सा था? प्रत्याहार, दूसरा समानुरूप, तीसरा हीन बालक, और चौथा प्रकार कौन सा बताया था? देखो आइडिया लगाओ। एक पहला कौन सा बताया? प्रत्याहार, दूसरा समानुरूप, तीसरा हीन बालक, चौथा था सावधान। अब देखो इसमें क्या क्या प्रकार बताए थे। प्रत्याहार में क्या होता है? जो बालक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ न मिलता है न
करता है, यानी झिझकता है समाज में। जब घर में कोई व्यक्ति आ गया तो वो घर में जाके छुप गया कि यार मुझे इससे नहीं मिलना है, तो वो नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, प्रत्याहार। समानुरूप क्या होता है, इसके सामने कैसी भी कोई कंडीशन आए हर चीज को फॉलो कर लेता है, सभी के साथ मिलता जुलता है। हीन बालक कैसा होता है, सभी के साथ झगड़े करना, गुस्सा करना, गुस्सेल प्रवृत्ति का, किसी को आया ठोक दिया, पीट दिया, मटमटी आ गई तो ठोक दिया। और सावधान बालक कैसा होता है, पहले तो ये शर्मिंदा प्रवृत्ति के होते हैं बालक, उसके बाद में धीरे 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 एक एनवायरमेंट मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेते हैं और लास्ट में जाके एक व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये जे मैकिनन ने बताया था 2 से 9 वर्ष के बालकों की, क्या था क्वेश्चन, क्या पूछा है, दूसरों से मिलने में झिझकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, सावधान, तो 4 नंबर का है, ये तो नहीं होगा, प्रत्याहार बालक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने का, परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित, मतलब अधिगम के नियम होते हैं 3 मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है, जब किसी क्रिया या कार्य को करने के बाद अगर रिजल्ट शानदार आता है तो हम उस क्रिया करने की क्या हो जाती है, दर बढ़ जाती है, हम परिणामों से सीखते हैं, प्रभावों से सीखते हैं। परिणामों से सीखने का मतलब क्या क्या बताया था कि कोई भी अगर रिजल्ट शानदार आता है, हम बिना किसी उद्दीपक की जानकारी के सीखते हैं, तो वो सिद्धांत किससे है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि इंसाइट थ्योरी, शास्त्रीय क्लासिकल और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव। इसमें क्या हो जाएगा, ऑपरेट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत किसने दिया था, स्किनर ने। ये उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया का नहीं तो विरोध करता है। नेक्स्ट, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो ये निर्मितवाद रचनात्मक से पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है, तो हमें नेगेटिव वर्ड निकाल के लाना है। नया सीखना पूर्व सीखने की समझ पर निर्भर करता है, ये तो स्टेटमेंट सही है। शिक्षार्थी पर्यावरण में उद्दीपन निष्क्रिय प्राप्त होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, ये सक्रिय होता है। चौथा, शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करता है। प्रमाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय की जगह क्या आएगा, सक्रिय। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम की क्या पूछी है, अधिगम की विशेषता पूछी है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन नहीं है, अधिगम में पूर्व ज्ञान भी सम्मिलित होता है। अधिगम देखो क्या होता है, अधिगम के बारे में अगर समझा जाए तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। बालक के व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन, अपेक्षाकृत परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम में यानी बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अधिगम की प्रक्रिया होती है सकारात्मक और नकारात्मक भी होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम समस्या समाधानी क्रिया है। अधिगम स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार चलता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। मात्र नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल नवीन ज्ञान नहीं होता है, उसमें पूर्व ज्ञान भी समाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम को इंगित कीजिए। मोटिवेशन के अभिप्रेरणा के घटक होते हैं। घटक कितने होते हैं, 4 घटक होते हैं। पहला क्या होता है, नीड, आवश्यकता। पहला होता है नीड। दूसरा क्या होता है, ड्राइव, चालक को क्या बोलते हैं, प्रणोद या चालक। तीसरा क्या होता है, इंसेंटिव, जिसको बोला जाता है प्रोत्साहन। और चौथा कौन सा होता है, प्रेरक को बोला जाता है मोटिव। देखो इसमें से मिलाओ, प्रणोद ये तो 2 नंबर पे आएगा, प्रोत्साहन 3 पे आएगा, आवश्यकता 1 पे आएगी। आवश्यकता के बाद प्रणोद, ड्राइव आएगा, फिर प्रोत्साहन आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहले क्या आएगी, नीड आएगी, फिर ड्राइव आएगा, फिर इंसेंटिव आएगा, उसके बाद मोटिव आएगा, प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की, कौन से मन की, अचेतन मन की विशेषताओं का ज्ञान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था और इसने व्यक्तित्व की जो विधि बताई थी उसमें 3 प्रकार की विधि बताई थी, मनोविश्लेषण विधि। अब देखो ऑप्शन, व्यक्तिक अध्ययन विधि। व्यक्ति का अध्ययन विधि केस स्टडी किसने की थी, केस स्टडी बताओ, टाइडमैन ने की थी। कब, 1787 में।
ये तो एक आत्मनिष्ठ विधि है। सौपन विश्लेषण विधि, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि किसने दी थी? जेएल मोरिनो। ये एक वस्तुनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार विधि कौन सी है? साक्षात्कार भी आत्मनिष्ठ विधि है। जब आमने सामने बैठ के क्वेश्चंस किए जाते हैं, वार्तालाप की जाती है, विचार किए जाते हैं, तो वो आएगा साक्षात्कार में। साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। सिगमंड फ्राइड ने 3 विधि बताई थी। पहली कौन थी? शौपन विश्लेषण। दूसरी थी शब्द साहचर्य, और तीसरी कौन सी थी? शब्दों को मिलाने वाली, शब्दों को मिलाने वाली। देखो सिगमंड फ्राइड ने 3 विधि बताई थी। सौपन विश्लेषण विधि बताई थी, शब्द साहचर्य विधि बताई थी, शब्दों को मिलाने वाली विधि बताई थी। व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी किसने बताई थी? टाइडमैन ने बताई, जिसमें असामान्य व्यवहार वाले बालकों पे क्या किया जाता है? एक विशेष अध्ययन किया जाता है। समाजनीति विधि किसने बताई थी? जेएल मोरिनो। समूह के प्रति संरचना का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जैसे कोई बालक तटस्थ है, कोई कैसा, उसके बारे में वर्गीकरण। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि एक आत्मनिष्ठ विधि है। और जबकि इसमें पूछा जाए समाजमिति, तो ये कौन सी है? एक वस्तुनिष्ठ विधि है। और सौपन विश्लेषण विधि एक मनोविश्लेषण विधि का पार्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, क्या दे रखा? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेक्सलर, बीने, स्पीयरमैन, केटल। बताओ इसका आंसर बताओ। बी, सी, बी, ए, बी। देखो वेक्सलर कौन था? वेक्सलर ने तो मिश्रित बुद्धि परीक्षण बनाया था। कौन सा? मिश्रित बुद्धि परीक्षण बताया था। बिने ने बनाया था। राइट आंसर क्या होगा इसका? बिने ने। कब बनाया था? 1905 में। बिने साइमन परीक्षण बनाया था, पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। और इसमें संशोधन 1908 और 1911 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। इसमें पहले कथन कितने थे? 30 कथन। अगर वर्तमान कथन पूछा जाए तो 58 और 59 कथन है। कितने वर्ष, कितने एज वाले बालकों के लिए बनाया गया था? ये 3 से 15 वर्ष वाले बालकों के लिए। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया था, जी और एस वाला। केटल ने बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत दिया था। पूछा क्या है? बुद्धि का सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? बिने ने। कब बनाया था? 1905 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? शोधन, उदात्तीकरण, पश्चगमन, समायोजन, क्षतिपूर्ति। सब्लिमेशन, रिग्रेशन, एडजस्टमेंट और क्षतिपूर्ति। देखो इसमें क्या होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है वो पूछा है। देखो सब्लिमेशन, शोधन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, समाज विरोधी कार्य करता है, और अपनी समाज विरोधी इच्छाओं को थोड़े दिन बाद समाज की इच्छाओं में बदल लेता है। जैसे कोई व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का था और कुछ टाइम के बाद वो एक अच्छा मुक्केबाज बन जाता है, यानी अपनी गलत इच्छाओं को सही इच्छाओं में कन्वर्ट कर दिया, वो तो था सब्लिमेशन। पश्चगमन क्या होता है? पीछे की ओर लौटना, यानी एक बालक है, 10 साल का बालक है, 3 साल के बालक की तरह घुटनों के बल चल रहा, तो वो रिग्रेशन हो जाएगा। समायोजन, समायोजन एक क्या है? एक योग्यता है, न कि रक्षा युक्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र की कमजोरी को दूसरे क्षेत्र में समाहित कर लेना। जैसे एक विकलांग बालक के द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपनी क्षतिपूर्ति कर लेना, वो क्या हो जाएगा? क्षतिपूर्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, समायोजन। समायोजन क्या है? समायोजन एक योग्यता है, न कि एक क्षतिपूर्ति, रक्षा युक्ति। एजुकेशनल साइकोलॉजी कोग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? देखो पुस्तक पूछी है, पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो तभी एक क्वेश्चन मैंने पुस्तक का लिया। तो देखो ये पुस्तक किसकी है? एल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। डेविड ऑसुबेल ने क्या दिया था? डेविड ऑसुबेल ने शाब्दिक अधिगम वाला सिद्धांत दिया था। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये पुस्तक किसकी है? डेविड ऑसुबेल की। डेविड ऑसुबेल ने पुस्तक बताई थी। और अधिगम के इसने क्या प्रकार बताए थे? सीखने के 4 प्रकार बताए थे। पहला कौन सा होता है? अभिग्रहण, अभिग्रहण द्वारा सीखना। दूसरा होता है अर्थपूर्ण। तीसरा होता है अन्वेषण। और चौथा बताया था इसने रटकर। देखो अभिग्रहण क्या होता है? किसी चीज को लिख लिख कर सीखना। अर्थपूर्ण किसी चीज को समझ कर सीखना। अन्वेषण किसी चीज को खोज करके सीखना। रटकर किसी चीज को रट रट के सीखना। तो ये पुस्तक किसकी थी? डेविड ऑसुबेल की। इसने शाब्दिक अधिगम की व्याख्या की थी।
शाब्दिक अधिगम के बारे में बताया था डेविड ऑसवेल ने, और अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता एक शेषवावस्था की नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, शेषवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, ये तो सही है। दूसरों पर निर्भरता, शेषवावस्था स्वायत्त प्रायिकता नैतिक अवस्था होती है, तो ये भी राइट आंसर है। नैतिकता का होना, शेषवावस्था में नैतिकता का होना, और मानसिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता तो होती है, नैतिकता का होना शेषवावस्था की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि शेषवावस्था में बालक नैतिक नहीं होता है, अनैतिक होता है बालक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोस्तों ये थे हमारे मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे आगे की कड़ी में। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मनोविज्ञान की लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ताकि जो बच्चे नहीं देख पाए वो भी देख सकें। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।